जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे मिंचोल नाहेजो के साथ इतना बुरा करने के बाद भी उसे बेशर्मों की तरह मैसेज करता है और उस समय वो मन में सोच रहा होता है जब वो मैसेज कर रहा होता है कि ये कब से मुझे इग्नोर करने लगी है, ये भी मेरा मूड खराब कर रही है। पर तभी मिंचोल नाहेजो की इस हरकतों को, इग्नोर करने वाली हरकतों को क्यूट समझ रहा होता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि नाहेजो उसे कभी छोड़ ही नहीं सकती। और उसे अभी भी लग रहा है कि जो उसने ये मैसेज किया है अभी, कल जैसे ही वो पढ़ेगी, मतलब जो नाहेजो है वो मैसेज पढ़ेगी तो वो एकदम से उसे रिप्लाई कर देगी। एंड भाई इसका डीलू तो खत्म ही नहीं हो रहा, कोई इसकी पिट्टी कर दो यार। खैर ऐसे ही मिंचोल सो जाता है, पर हम देखते हैं जो मिंचोल ने मैसेज किया था उस समय नाहेजो सो रही होती है तो वो मैसेज प्योम पढ़ लेता है। एंड गाइस वो मैसेज अननोन नंबर से आया होता है, पर हमारा प्यारा प्योम झट से पकड़ लेता है कि ये तो पक्का वही होगा। और उस मैसेज को देखकर हमारा प्योम मन में सोच रहा होता है कि शायद उसे अब कुछ करना चाहिए। तो वो उसके पैटर्न लॉक को देखता हुआ सोचता है कि क्या था पासवर्ड। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जब प्योम ने पहली बार नाहेजो से उसका नंबर मांगा था और जब नाहेजो अपना फ़ोन खोल रही होती है तो कहीं ना कहीं प्योम उसका पासवर्ड देख लेता है। एंड वो उसके पासवर्ड को देख के बहुत हंसने लगता है क्योंकि गाइज उसका पासवर्ड था ही इतना सिंपल। एंड गाइज ये जो एल पासवर्ड है वो ओल्ड पीपल में बहुत कॉमन है, लिटरली मेरी मम्मी का भी यही पासवर्ड है। खैर हम देखते हैं कि ब्योम उसका फ़ोन अनलॉक कर लेता है एंड तब तक मिंचोल का दूसरा मैसेज आता है और उसमें ये लिखा होता है कि तुम क्या कर रही हो। एंड गाइज यहाँ हम साफ साफ देखते हैं कि जो हमारा ब्योम होता है वो एक आम बॉयफ्रेंड की तरह गुस्से में होता है और मानो वो मन में ये सोच रहा हो कि तू रुक बेटे, अब तो मैं तुझे पेलूंगा। पर जैसे ही वो नाहेजो की तरफ देखता है वो उसे हक करता हुआ सोचता है कि क्या होगा अगर मैं मिंचोल को ये सब दिखा दूं कि जो नाहेजो है वो मूव ऑन कर चुकी है। पर वो जानता है कि वो ऐसा कर नहीं सकता, मतलब वो कर सकता है पर मानो अगर गाइस मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जो सुन रहा है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और उसका कोई एक्स हो तो भाई तुमने उसका कोई ठेका नहीं ले रखा, समझ रहे हो। तो इस सिचुएशन में भी नाहेजो को ही मिंचोल का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यही राइट डिसीजन है हमारे ब्योम के लिए। खैर हम देखते हैं ब्योम को अभी भी कहीं ना कहीं एक बात का डर है कि शायद नाहेजो उसे छोड़ दे और शायद इसी वजह से वो उस मैसेज को भी डिलीट कर देता है जो मिंचोल ने भेजा था और उसके नंबर को भी ब्लॉक कर देता है। एंड गाइस मुझे लगता है कि इस सीरीज के राइटर का भी कटा है एंड बिकॉज ऑफ दिस आई डिड सम रिसर्च कि इसको किसी गाय भैया या बहना ने लिखा है। एंड प्लीज मुझे बताओ कि ये लड़का है या लड़की है, मुझे समझ ही नहीं रहा, अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट। खैर हम देखते हैं कि जो ब्योम होता है उसके मन में एक ही सवाल होता है कि नाहेजो तुम आखिरी में किसे चूज करोगी, मुझे या उसे। और ऐसे ही सीन कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी को अप्रोच करते हुए कह रही होती है, ताही तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यू रिमेम्बर मी राइट। तो ताइहा हंसते हुए कहता है, हाँ तुम्हारा नाम याद दिलाना तो। और जैसे ही वो लड़की गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं, तो वो फिर से हंसता हुआ कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तभी वो लड़की ताइहा को कहती है कि तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। और जैसे ही ताइहा कहता है कि बताओ, तो लड़की तुरंत कहने लगती है, तुम्हें पता है आज मैंने एक लड़की को देखा जो कि एकदम तुम्हारे जैसा दिखता था, मानो वो तुम्हारा जुड़वा भाई हो। एंड गाइस ये वही लड़की है जिसने हमारे ब्योम को अप्रोच किया था जब वो हमारी नाहेजो के साथ डेट पे था। खैर हम देखते हैं कि जो ताया होता है वो एकदम से कहता है कि पागल हो क्या, मेरे जैसा स्मार्ट लड़का इस पूरी दुनिया में नहीं है। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है, अरे सच्ची में, जब मैंने उसको दूर से देखा तो वो एकदम तुम्हारे जैसा लग रहा था, पर जब मैं पास आई तो वो कोई और था, पर वो एकदम प्रिंस जैसा लग रहा था, उफ, और वो तुमसे भी स्मार्ट लग रहा था। मजाक कर रही हूँ, पर तुम्हें पता है वो तुमसे लंबा था। और ये बात सुनते ही कहीं ना कहीं ताइहा थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है इस बात में और वो कहता है कि अच्छा और। तो वो लड़की कहती है, तुम्हें सच में जानना है, अच्छा हाँ, वो एकदम मेरे टाइप का था तो मैंने उसका नंबर मांगा
पर उसने एकदम से मना कर दिया। पर वो बहुत स्मार्ट था और उसकी स्माइल देखकर मैं कुछ कह ही नहीं पाई। तो ताया कहता है कि उसने कोई रीजन नहीं दिया। तो वो लड़की कहती है, हाँ उसने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है क्योंकि शायद मैं उसकी टाइप की नहीं थी, पर वो सच में किसी लड़की के साथ था। और जैसे ही ताया इस बात को सुनता है उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, आई गॉट यू फकर। एंड भाई मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। इसको कैसे पता चल गया भाई, ये दुनिया इतनी गोल क्यों है। खैर ऐसे ही सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे प्यारे जे पर, जो कि हाँ वर्कआउट कर रहा होता है। जहाँ पर वो जो लड़की होती है जिसके साथ वो वर्कआउट कर रहा होता है वो उसे कहती है, तुम्हें पता है वो डिवोर्स ले रही है। एंड गाइस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं बच्चे देख रहे हैं। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की जैसे कह रही होती है, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम दोनों पहले डेट करते थे। तो जे कहता है कि तुम ये बात अब क्यों पूछ रही हो। तो लड़की फिर से कहती है, मैं अपने फ्रेंड के एक्स को डेट कर रही हूँ तो सोचो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या। तो ये कहता है, अच्छा अगर मैं बता देता तो क्या तुम मुझे डेट नहीं करती। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है, नहीं मतलब वो उसको फिर भी डेट करती। खैर वो लड़की जे को टच करते हुए कहती है, मुझे बहुत जलन हो रही है कि तुम एकदम उसके टाइप के हो, तुम्हारा फेस, पर्सनैलिटी, इवन तुम्हारी बॉडी। एंड गाइस जे भी स्मार्ट है, कुछ भी कहो पर जे भी स्मार्ट है। खैर हम देखते हैं कि जे उस लड़की को हक करता हुआ कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत एनर्जी है, क्या हम फिर से वर्कआउट करें। तो वो लड़की इस बात से हंसने लगती है। तो जे जैसे ही वर्कआउट करने के लिए कोशिश करने ही वाला होता है तभी जे का फोन बजने लगता है। तो वो लड़की कहने लगती है, तुम्हें पता है ना वर्कआउट के टाइम पर फोन को साइलेंट रखना चाहिए। तो ये कहता है सॉरी, और मन में सोचने लगता है कि वेकेशन पे कौन मुझे परेशान कर रहा है। और जैसे ही वो देखता है कि किसका नंबर है उसकी आंखें फट जाती है। और जे जैसे ही फ़ोन उठाता है वहाँ से एक आदमी पूछता है, जे क्या तुम मेरे बेटे के साथ हो, वो भी क्या कर रहा है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। एंड बैम गाइज ऐसे ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड सोचो गाइज व्योम अभी नाहिजो के साथ है और उसके घर के बाहर एक अननोन आदमी खड़ा है। एंड ऑफ कोर्स वो चेयरमैन का ही आदमी है। वो इतना ऑब्वियस है, तो सोचो अब क्या होगा जे के साथ। खैर अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे चटी बडीज, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। चैप्टर 51 की शुरुआत होती है हमारे जे से, जो कि फटाफट अपने कपड़े को पहनकर कार में बैठता है, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ही चेयरमैन का कॉल आया था जो कि व्योम के बारे में पूछ रहे थे। तो जे उस समय बहाना मारने की कोशिश करता है कि सर वो तो अभी अपने किसी फ्रेंड के साथ है, तो सर क्या आप कभी किसी और दिन। पर तभी चेयरमैन उसकी बात को काटता हुआ कहता है, यू ऑलरेडी नो जे कि हमारा रिलेशनशिप खराब है, आई जस्ट वांट सी हिज प्लेस कि वो कैसे रह रहा है। एंड गाइस सच में व्योम और चेयरमैन का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा कि क्यों। खैर मैं ही बता देता हूँ ऐसा क्यों है। जो व्योम है वो चेयरमैन के किसी लवर का बच्चा है, इसलिए तो जो ताया है व्योम का भाई वो उससे इतनी नफरत करता है क्योंकि वो व्योम को बास्टर्ड चाइल्ड समझता है। और एक और बात, जो व्योम की मम्मी है वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। खैर हम देखते हैं जो चेयरमैन होता है वो आखिरी में जे को ये कहता है कि मैं कुछ ही टाइम में वहाँ पहुँचने वाला हूँ। और ये सुनते ही जे को व्योम के रूम में पड़े सारे रोजेस, टेडी बियर एंड चीप सामान याद आ जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर ये सारा सामान चेयरमैन देख ले तो। और इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए वो भागा भागा व्योम के रूम पहुंचता है। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे ने जब पहली बार इस ग्रुप को ज्वाइन किया होता है तो उसने अपने सीनियर से एक सलाह मांगी होती है, जहाँ पर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना है और चुपचाप ऑर्डर फॉलो करना है। हम ये भी देखते हैं कि जो जे होता है उसको स्टार्टिंग से ही अमीर लोगों से बहुत चिढ़ होती है, पर उनके पैसों से नहीं, तो वो वहाँ पर चुपचाप रुक जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि जे को उसका पहला असाइनमेंट मिलता है, जहाँ उसका सीनियर उससे कहता है, जे तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर चेयरमैन के 2 बेटे हैं। और ये सुनकर जे सोचने लगता है
कि सारी दुनिया को एल्डेस्ट सन के बारे में पता है, तायहा के बारे में, पर उसका कोई छोटा भाई था ये किसी को भी नहीं पता। जे को अभी भी विश्वास नहीं था कि चेयरमैन जैसा खतरनाक आदमी किसी दूसरी औरत के साथ भी वो सब कर सकता है। फिर जे सोचता है शायद इसी वजह से जो चेयरमैन है वो ब्योम को सारी दुनिया से छुपाना चाहता है ताकि वो अपनी गलती छिपा सके। हम ये भी देखते हैं कि जब जे पहली बार ब्योम से मिला था तो ब्योम उसे काफ़ी अलग लगा था। फिर उसके बाद उसे वो थोड़ा अजीब लगने लगा। देन उसके बाद तो उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे कि वो ब्योम को कैसे डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि जो ब्योम था उसके पास कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी पर्सनैलिटी भी एकदम टॉप नॉच थी, पर उसने कभी भी शो ऑफ नहीं किया। और तो और उसके पास कभी लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लड़कियां उसके पास खुद मधुमक्खी की तरह बढ़ाती रहती थी। पर ब्योम को इन चीज़ों में कभी भी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, लाइक लिटरली थोड़ा सा भी नहीं। और इसी वजह से जे को कभी पास्ट में कोई परेशानी नहीं हुई चेयरमैन को रिपोर्ट करने में, क्योंकि कुछ खास था ही नहीं रिपोर्ट करने लायक। पर तभी जो ब्योम होता है उसने ये लड़की वाला गेम चालू कर दिया जो कि जे की नज़र में है। तो जे को पहले लगा कि शायद जो ब्योम है वो सिर्फ मज़ा कर रहा है, मतलब टाइम पास के लिए। बट टाइम के साथ जे को रियलाइज़ होता है कि ब्योम कुछ ज़्यादा ही सीरियस है इस चीज़ को लेके, और अब उसे कन्फ्यूज़न है कि उसे ये सारी बातें चेयरमैन को बतानी चाहिए कि नहीं। और अब जे को ये भी लगने लगा है कि जो चेयरमैन है उसे पहले से ही पता था कि ब्योम ऐसा कुछ करने वाला है, और शायद इसी वजह से चेयरमैन ने उसे चुना कि वो उस पर नज़र रख सके। पर जे अभी भी कंफ्यूज है कि चेयरमैन के लिए ब्योम इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं, क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट है तो अभी तक लोग ब्योम के बारे में क्यों नहीं जानते, और अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके ऊपर इतनी नज़र रखने का क्या मतलब बनता है। खैर हम देखते हैं कि जे एकदम डरा हुआ ब्योम के रूम में पहुंचता है, जहां पर सबसे पहले वो सारे रोजेस को हटा देता है, क्योंकि इसकी खुशबू हर जगह फैली हुई होती है। वो उस समय इतना डरा हुआ होता है कि उसे अब ये लगने लगा है कि उसने ये जॉब लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर वो अपने आप को रोकता है और काम में लग जाता है। वो रोजेस हटाने के बाद सारे चीप सामान को भी छिपा देता है। फिर उसके बाद वो उस टेडी बियर को भी छिपा देता है जो नाहेजो ने ब्योम को दिया था। फिर तभी हम देखते हैं कि एक कोने से चेयरमैन आ रहा होता है, जो कि जे को देखकर कुछ नहीं कहता और सीधा रूम में आ जाता है, और वो हर कोने को अच्छे से देखता है, लाइक एकदम अच्छे से। और चेयरमैन को ऐसा देखकर जे की सांस में सांस आती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने एकदम अच्छा काम किया सारा सामान छुपाकर। और तभी वो चेयरमैन से कहता है, सर आर यू सेटिस्फाइड। हम देखते हैं कि जो चेयरमैन होता है वो कुछ नहीं कहता, वो बस अचानक से अपनी घड़ी को अपने हाथों पे रखता है और जे को खींचकर एक मुक्का मार देता है, जिसके कारण जे धम से नीचे गिर जाता है। पर वो बिना कुछ कहे फौरन खड़ा हो जाता है। चेयरमैन उसके बालों को पकड़ता हुआ उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, क्या मैंने तुझे उसका दोस्त बनने के लिए कहा था। तो जे बस इतना ही कहता है कि आई एम रियली सॉरी सर। पर तभी चेयरमैन कहता है, वो कैसी दिखती है। और ये सुनते ही जे की आंखें फट जाती है और मन में बस एक ही बात आती है कि चेयरमैन को कैसे पता चला। पर तभी चेयरमैन कहता है, तुझे क्यों लगा कि मुझे पता नहीं होगा। एंड गाइस चेयरमैन को पहले ही पता था कि ब्योम क्या कर रहा है, वो बस यहाँ पर कंफर्म करने आया था। एंड उसे ये कंफर्मेशन कैसे मिली जब सारा सामान छुपा हुआ था। तो गाइस अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो वो देखो वहाँ पर एक चीप सा जूता रखा हुआ है, एंड यही देखकर चेयरमैन को पता चल गया क्योंकि इतने सारे महंगे जूतों में एक यही चीप सा जूता है। एंड गाइस ऐसे ही ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। खैर लाइक माई वीडियो फॉर रीच, सब्सक्राइब कर लो गाइज, क्योंकि आगे के चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड और क्या कहूँ, लव यू गाइज, बाय।